10th। आज का टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के एक आउटलाइन मैप को देखते हैं कि ब्रिटेन के जो जोग्राफिकल यूनिट्स थे वो किस प्रकार से थे। तो हम पहले उनको देखते हैं। तो ये हमारे जोग्राफिकल यूनिट्स थे। तो ब्रिटेन जो है वो उसका जो कंपोजिशन है वो 5 जोग्राफिकल यूनिट्स में है। तो फर्स्ट हमारा ये पार्ट है जिसको स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ये था स्कॉटलैंड। फर्स्ट जो पार्ट है ये है स्कॉटलैंड। सेकंड ये जो जोग्राफिकल पार्ट है इसे इंग्लैंड कहा जाता है। थर्ड जो पार्ट है ये इसे वेल्स कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट ये है आइलैंड का, इसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। और ये फिफ्थ पार्ट है जिसे साउथर्न आयरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 जो अलग अलग जोग्राफिकल यूनिट्स हैं, लेकिन इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, या फिर यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है, तो पहले हम उसे समझने का प्रयास करते हैं कि और फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, कंपोजिशन ऑफ 5 जोग्राफिकल यूनिट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये स्कॉटलैंड है, सेकंड इंग्लैंड है, थर्ड वेल्स है, और फोर्थ पार्ट जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है, और फिफ्थ पार्ट जो है वो सादर्न आयरलैंड है। तो इस प्रकार से ये 5 जोग्राफिकल यूनिट्स हैं। इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ उस समय थी, जिसमें कि डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स के लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे। और ये यानी इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़कर बाकी सभी कैथोलिक्स थे। कैथोलिक्स थे मतलब कि जो क्रिश्चियन रिलीजन की यानी कि जो बिलीफ थे, यानी जो एंसेंट बिलीफ्स थे उनको ये मानते थे। तो इस तरह से ये यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन के जो प्रारंभिक समय से जो उनके धार्मिक विश्वास रहे उनको ही फॉलो करते थे। और प्रोटेस्टेंट जो थे वो बाद में आकर चेंज हुए। तो कैसे चेंज हुए उसके पीछे भी एक कहानी है कि यानी क्रिश्चियन रिलीजन जब से शुरू हुआ तब से क्या था कि यूरोप जो है उसकी, और जहाँ जहाँ क्रिश्चियन रिलीजन स्प्रेड हुआ वहाँ तक जो लोग इसको फॉलो करते थे, तो वहाँ जो लिटरेसी परसेंटेज था वो काफ़ी कम था। तो उस समय जो है, और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1448 में आया। तो उससे पहले क्या था कि जो बाइबल, क्योंकि जो होली बुक है क्रिश्चियन रिलीजन की, वो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई थी। उससे पहले जो भी कल्चर था तो वो ओरल और वर्बल कल्चर था, यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन की जो भी कहानियाँ होती थी वो ओरली यानी लोग सुनते थे, कहते थे और उन्हें स्प्रेड करते थे। लेकिन फॉर्मली जो है वो 1448 में जब आपका प्रिंट कल्चर की शुरुआत होती है, यानी प्रिंटिंग मशीन जब आई, उसके बाद सबसे पहले जो होली बुक थी बाइबल वो उसको प्रिंट किया गया। तो इस प्रकार से उसके बाद जो है वो बाइबल की लगभग 150 जो कॉपीज़ थी उसको यहाँ पर पब्लिश किया गया। तो उसके बाद ही जो है वो पॉसिबल हुआ कि लोग जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में पढ़ें। तो उससे पहले केवल सुनी सुनाई जो कहानियाँ होती थी उन्हीं को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एंसेंट क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे, या जो उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो था या सुना जाता था, कहा जाता था, उसी फॉर्म में जब फॉलो करते थे तो उसे कैथोलिक्स कहा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब बाइबल जब कॉमन लोगों ने पढ़ी, यानी कॉमन लोगों के बीच आई जब प्रिंट होने के बाद, तब उसमें से जो है वो दूसरा एक सेक्ट बना, क्योंकि ओरल कल्चर ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन रिलीजन की का दूसरा सेक्ट था उसने क्या किया कि कुछ जो खामियां थी यानी पूर्व में, उन खामियों को डिनाई किया, और उसके बाद उन्होंने नए जो उनके बिलीफ्स थे
उनको न्यू चेंजेस के साथ, न्यू रिफॉर्म्स के साथ उन्होंने पेश किया। तो इस प्रकार से एक नया सेक्ट जो था वो जन्म लिया, उसका नाम था प्रोटेस्टेंट। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट की शुरुआत हुई। अब मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ 5 जोग्राफिकल यूनिट्स बताए। फर्स्ट था स्कॉटलैंड, सेकंड था इंग्लैंड, थर्ड था वेल्स, फोर्थ था नदर्न आयरलैंड और फिफ्थ था साउथर्न आयरलैंड। तो इस प्रकार से ये जो है ये ब्रिटेन का मैप है। उसके बाद हमें देखना है कि एक कंसेप्ट है ग्रेट ब्रिटेन का, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम का और तीसरा है ब्रिटिश आइल्स, यानी कि किन किन जोग्राफिकल यूनिट्स को मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना, किसको मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना और ब्रिटिश आइल्स हम किसे कहते हैं। तो ये समझने की बात है। तो यहाँ पर ये है कि नंबर 1 यानी कि 1, 2 एंड 3 यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो जो जोग्राफिकल यूनिट फॉर्मेट उसका तैयार होता है वो होता है ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद कंसेप्ट आता है कि यूनाइटेड किंगडम क्या क्या है, कौन कौन सी जोग्राफिकल यूनिट्स को यहाँ पर कंबाइन किया जाता है जब यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जब स्कॉटलैंड के साथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाया जाता है तब यूनाइटेड किंगडम का कंसेप्ट आता है। उसके बाद ऑल यूनियंस कंबाइन टुगेदर टू मेक ब्रिटिश आइल्स, यानी कि सभी जो 5 जोग्राफिकल यूनिट्स हैं जब वो एक साथ मिल जाती हैं तो ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको इस कंपोजिशन को समझाती हूँ कि स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। ऑल यूनियंस कंबाइन टुगेदर टू मेक ब्रिटिश आइल्स। तो इस प्रकार से ये ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। अब 2 बातें यहाँ पर मेन हैं कि इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन साइंड एंड स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड कंबाइंड टुगेदर, यानी कि एक एक्ट जो था वो वहाँ पर आया 1707 में, जिसके द्वारा क्या हुआ कि इसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया और इसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो थे कंबाइंड टुगेदर एक साथ आ गए थे। तो इस प्रकार से एक ये एक्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा उससे पहले इन 1688 मोनार्कियल पावर सीज्ड देयर पावर, यानी कि 1688 में जो वहाँ का राजतंत्र था उनकी शक्तियों को परिसीमित कर दिया गया था, यानी लिमिट कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो ब्रिटेन है उसके यूनिफिकेशन को पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो अपना टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये है आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर है 21 और 21 पर आपको टॉपिक दिया है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन का केस है यूनिफिकेशन का वो बहुत ही स्ट्रेंज है। और स्ट्रेंज वर्ड का मतलब होता है अनोखा, यानी कि बहुत ही अनोखा एक केस है। यानी कि जैसा कि आपने जर्मनी के यूनिफिकेशन को देखा, इटली के यूनिफिकेशन को देखा, वहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और आपने देखा कि इटली को भी 7 ईयर्स तक 3 वार करने पड़े। तो इस प्रकार से जर्मनी को भी कई बार लड़ाइयाँ करनी पड़ी, तो तब जाकर कहीं जर्मनी और इटली यूनिफाइड हुए थे। यहाँ पर क्या था कि यहाँ कोई भी वॉर नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक मतभेद रहे यूनिफिकेशन से पूर्व। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन ये एक अनोखा केस था। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, यानी कि अब यहाँ पर ब्रिटेन को भी नेशन स्टेट के प्रतिरूप के तौर पर तैयार करना था। सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन, यानी सभी जो अभी मैंने आपको 5 जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ बताई उनके स्कॉलर्स का कहना था, उनका तर्क था कि ये सभी अगर मिल जाएं तो इन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहा जाए। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, यानी कि ब्रिटेन में जब नेशन स्टेट बनने का प्रोसेस शुरू हुआ
was not the result of a sudden upheaval or revolution। तो ये जो है वो अचानक होने वाले उथल पुथल का या किसी क्रांति का एक परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से चलने वाला जो एक विवाद था उसकी शुरुआत थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, क्योंकि ये लंबे समय से चला आ रहा एक प्रोसेस था जिसका परिणाम था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस कहा गया, अनोखा कहा गया। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी से पूर्व किसी ब्रिटिश नेशन को, यानी जो है वो उसकी कोई भी हाइपोथेसिस जो थी वो किसी के माइंड में नहीं थी। वो जिस भी स्थिति में थे वो थे, लेकिन काफ़ी पावरफुल थे। द प्राइमरी, क्योंकि 16th सेंचुरी में तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और बाकायदा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिसके कारण कि अर्बनाइजेशन हो चुका था, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, तो बहुत डेवलप्ड था एक तरीके से। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपुल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस, यानी कि जो आपको मैंने अभी बताया कि जो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी, यानी 5 जो जोग्राफिकल यूनिट्स थी, उनमें से जो एथनिक पीपुल्स थे वो सभी जो थे वो ब्रिटिश आइल्स के निवासी कहे गए। सच एज एथनिक वंस, उनमें से जो थे वो सच एज इंग्लिश, जो इंग्लैंड में रहते थे इंग्लिश कहलाए, वेल्स में रहते थे वेलीस कहलाए, और जो स्कॉटलैंड में रहते थे उन्हें स्कॉटिश कहा जाता था, और जो आयरलैंड में रहते थे यानी नदर्न और साउथर्न आयरलैंड में वो आयरिश कहलाए। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यानी कि सभी जो जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ थी, जो मैंने आपको 5 का कॉम्बिनेशन बताया, वे सभी जो हैं वो उनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ थीं, उनके अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, यानी वो अपनी अपनी संस्कृतियों को आपस में यानी शेयर करते थे, एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, और उनकी अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस भी थी, यानी उनकी जो राजनीतिक परंपराएं थी वे भी अलग अलग थी। और इन्हीं यानी ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ये जो उनमें सेपरेट था, यानी कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, इन्हीं की वजह से इनमें कुछ मतभेद थे। बट एज द इंग्लिश नेशन, यानी कि इंग्लैंड की बात हो रही है, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island, यानी इस आइलैंड में जो कॉम्बिनेशन था 5 जोग्राफिकल यूनिट्स का, उसमें सबसे तेज़ी से जो ग्रीव कर रहा था वो था इंग्लिश नेशन, यानी कि इंग्लैंड। और क्यों कर रहा था? क्योंकि वहाँ पर 16th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, यानी मैनुअल लेबर जो थी वो मैकेनिकल लेबर में रिप्लेस हो गई थी, तो मास प्रोडक्शंस वहाँ पर हो रहे थे, जिसके कारण कि उन्होंने क्या किया कि अपने जो फाइनल गुड्स थे उनको अन्य मार्केट्स में उतार कर या उन्हें बेच कर और अच्छा पैसा उन्होंने कमा लिया था, और अच्छे समृद्ध हो गए थे वे, और समृद्ध होने के साथ ही पावर उनके हाथ में थी, और उनका इम्पोर्टेंस भी इन जोग्राफिकल जो यूनिट्स थी उनमें से सबसे ज़्यादा था। तो इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और वो क्योंकि समृद्ध थे, पावरफुल थे, तो वो क्षमतावान थे कि वे अपने इन्फ्लुएंस को और अधिक बढ़ाएं ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड, ताकि जो अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स हैं उनमें अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड कर सकें। इस बात की एबिलिटी उनके अंदर थी। क्यों थी? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तेज़ी से जो उनकी इकोनॉमी थी वो बढ़ रही थी, वेल्दी होते जा रहे थे, और उनकी पावर भी लगातार बढ़ती जा रही थी। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688, और इसके बाद क्या हुआ कि जो क्योंकि वे पावरफुल थे, वेल्दी थे, तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो गई थी फॉर्मली, which had seized power from the monarchy in 1688, और इस प्रकार से 1688 में जो वहाँ का राजतंत्र था
उसकी पावर को सीज्ड मीन्स कि जब्त कर लिया था पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण। एट द एंड ऑफ ए प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट, और इसके बाद क्या हुआ कि मोनार्कियल पावर जो है उसको सीमित करते हुए, यानी कि वहाँ पर राजा भी थे, रानी भी थी, लेकिन उनका जो पावर था उसको सीमित कर दिया गया था और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उसको लागू कर दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड, यानी जो लंबे समय से जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था उसे समाप्त करने की कोशिश की गई। वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट, यानी कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था वो एक इंस्ट्रूमेंट बना अन्य जो पार्ट्स थे उनको शामिल करके नेशन स्टेट बनाने के रास्ते में। विद इंग्लैंड इट्स सेंटर, और इंग्लैंड जो था वो इन सभी जोग्राफिकल यूनिट्स का सेंटर रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्दी था, पावरफुल था, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी इसलिए। एंड इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक वर्ड आया है फोर्स्ड, FORGED, यानी इंग्लैंड जो था वो एक सेंटर तो बना, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई, मोनार्कियल पावर को सीमित किया गया, लेकिन इंग्लैंड जो था वो कहीं ना कहीं अपने पावर का यहाँ पर क्या कर रहा था कि उस पावर को अन्य जोग्राफिकल यूनियन को अपने आप में शामिल करने के लिए यानी गलत उपयोग कर रहा था। और फोर्स्ड वर्ड का मतलब होता है हिंदी में कि जाली मीन्स नकली, यानी नकली तरीके से उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और लगातार उन पर दबाव बना रहा था कि वे सभी जो अन्य जोग्राफिकल यूनियंस हैं वो उनके साथ आ जाएं। तो फोर्स्ड वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग, यानी फोर्स्ड वर्ड का मतलब होता है कि किसी ऐसे प्रयास को करना जैसे कि यानी किसी विशेष को स्ट्रॉन्ग बनाया जाना या उस पर इन्फ्लुएंस दिखाना। तो इस प्रकार की कोशिश ही जो था वो इंग्लैंड सेंटर होने के नाते कर रहा था और धार्मिक रूप से भी यानी कि क्रिश्चियन होने के नाते भी उनको प्रेशराइज कर रहा था अन यूनियन को। और क्यों कर रहा था? क्योंकि वो एक प्रोटेस्टेंट सोच वाला यानी पार्ट था। प्रोटेस्टेंट वाला क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था वहाँ पर, फॉर्मली जो है वो न्यू कंसेप्ट्स वहाँ पर आ गए थे, तो जिसके कारण कि उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को एज इट इज़ फॉलो नहीं किया था। उन्होंने कुछ जो उनके रिफॉर्म्स और चेंजेस थे उनके थ्रू उन्हें समझने का प्रयास किया और वो अपने इन्हीं जो उनके नए विचार थे उनसे अपने अन्य जो भौगोलिक साथी थे उन पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, तभी उसी समय की बात है कि एक एक्ट आया और इसे एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्ट था बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे एंड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे 1707 में जो एक्ट आया था जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया था। तो एक्ट ऑफ यूनियन के आने के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो दोनों एक हो गए थे और उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था वो यूनिफिकेशन की ओर जा रहा था। और इस फॉर्मेशन का जो कारण था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, जैसा कि कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले ही बिगिनिंग में बताया। मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, और उसी के कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था वो सफल हुआ क्योंकि वो पहले से ही एबल था और उसने अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोज किया स्कॉटलैंड के ऊपर और स्कॉटलैंड को अपने आप में मिला लिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी अब से, henceforth वर्ड का हिंदी होता है अब से, तो अब से जो इंग्लिश मेंबर्स थे यानी कि जो इंग्लैंड के मेंबर्स थे पार्लियामेंट में उनके डोमिनेशन को स्वीकार कर चुकी थी।
द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. अब क्या था कि ब्रिटिश आइडेंटिटी क्योंकि उसको मिल गई थी और उसके साथ ही क्या हुआ कि स्कॉटलैंड जो था लेकिन उसका जो कल्चर था वो बहुत ही विशेष एक कल्चर था, यानी कि एक विशेष रूप से उसकी संस्कृति जो बिल्कुल अलग थी उसको ब्रिटिश के साथ जो है वो कहीं एडजस्ट करने में टाइम लगा। और डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो राजनीतिक संस्थाएं थी वह सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, यानी कि इंग्लैंड ने लगातार क्या किया कि उसका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था उसको प्रेशराइज किया और उसे सप्रेस करने की सिस्टमेटिकली कोशिश की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्कॉटलैंड ने जो है वो पूरी तरह से जो इंग्लिश मेंबर्स थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। द कैथोलिक क्लान्स, अब यहाँ पर कैथोलिक्स का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसकी शुरुआत से ही जो उनके रिलीजियस बिलीफ थे उनको एज इट इज़ फॉलो करना जो है वो कैथोलिक्स होते थे, और रिफॉर्म्स के साथ उनको यानी कि एक्सेप्ट करना जो है वो प्रोटेस्टेंट कहलाता था। तो ये जो है ये क्रिश्चियन धर्म के दो ऐसा कह सकते हैं कि दो सेक्ट्स हैं, यानी कि दो संप्रदाय हैं। एज जैसे इनके अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जैसे हिंदू के, तो जो हिंदू रिलीजन है उसके होते हैं शैव और वैष्णव, ये टू सेक्ट्स होते हैं। और सेक्ट मीन्स होता है दो संप्रदाय, SECTS, तो सेक्ट वर्ड है यहाँ पर। तो हिंदू धर्म के जो दो संप्रदाय हैं वो क्या कहलाते हैं, शैव और वैष्णव। क्रिश्चियन के दो होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। इस्लाम के दो होते हैं, शिया और सुन्नी। जैन के दो होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध जो धर्म है उसके भी दो होते हैं, हीनयान और महायान। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको कई धर्मों के दो दो जो संप्रदाय हैं उनके बारे में बताया। तो यहाँ पर है कि द कैथोलिक क्लान्स। अब बात आती है कि क्लान्स वर्ड क्या है, CLANS। क्लान्स होता है एक तरीके से समगोत्रीय। समगोत्रीय मीन्स एक ही गोत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है कि एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी समगोत्रीय होना, एक गोत्र का होना। तो क्लान्स दैट यानी जो सभी, यहाँ पर लिखा है द कैथोलिक क्लान्स। कैथोलिक क्लान्स का मतलब कि सभी कैथोलिक सोच को रखने वाले। दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरेबल रिप्रेशन, यानी कि जो यहाँ पर कैथोलिक बिलीफ को मानने वाले जो स्कॉटिश लोग थे जो कि इंग्लैंड के हाईलैंड्स में यानी कि उच्च क्षेत्रों में या उच्च भूमि में पाए जाते थे। उच्च भूमि में मीन्स कि इंग्लैंड के अपर पार्ट में पाए जाते थे। सफर्ड टेरेबल रिप्रेशन, उनका भयानक दमन हो रहा था। टेरेबल रिप्रेशन का मतलब रिप्रेस किया, मतलब उनका दमन किया जाना। टेरेबल मीन्स भयानक, एक भयावह स्थिति थी कि उनको जो इंग्लैंड था वो लगातार उनको प्रेशराइज कर रहा था, उनकी जो भावनाएं थी उनको कहीं दबा रहा था, उन्हें कुचल रहा था क्योंकि वो पावरफुल था, एबल था, इसलिए। तो टेरेबल रिप्रेशन उनका हुआ। वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट किए कि वे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करें। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland। और इस प्रकार से उन्होंने विरोध जाहिर करते हुए, पहले आपने देखा कि पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जब उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया तब उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की और उनकी जो भाषा थी, जो गैलिक लैंग्वेज थी, उसको बोलने पर भी यानी जो इंग्लैंड के लोग थे उन्हें पसंद नहीं आता था उनकी भाषा का प्रयोग किया जाना। और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, और वो जो है वो चाहते थे
कि वो जो है वो जो इंग्लैंड का जो नेशनल जो ड्रेस है यानी जो राष्ट्रीय परिधान है उनका उपयोग करें और उनके अपने जो लोकल ड्रेसिंग सेंस है उसको भूल जाएं। एंड लार्ज नंबर वर फोर्सेबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और वो चाहते थे कि जिस भी परिस्थितियों में वो अपने यानी स्कॉटिश पार्ट में वो रहते हैं और जो भी उनकी पहचान है वो उन सभी को छोड़ दें। तो ये दबाव उनके ऊपर बनाया गया था, जिसे बहुत मुश्किल से उन्होंने बाद में फिर इंग्लैंड में जो भी यानी इंग्लैंड की जो भी विचारधारा थी उसके बाद यानी बहुत लंबे समय तक विवाद के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड जो था उसने भी इस पीड़ा को यानी जिस प्रकार की स्कॉटलैंड ने जिस पीड़ा को झेला था उन्हें भी इस प्रकार की पीड़ा को झेलना पड़ा। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, क्योंकि देश का यानी जो भी यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भी देखा जाए तो डीपली डिवाइडेड था ये, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था वो प्रोटेस्टेंट्स थे और जो साउथर्न आयरलैंड था वो कैथोलिक्स थे। तो यहाँ पर भी डीपली डिवाइडेड था रिलीजियस यानी कंसेप्ट के बेसिस पे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। और जो इंग्लैंड वासी थे वो लगातार नॉर्दर्न आयरलैंड, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स थे, उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि वे जो हैं वो एक देश की स्थापना में इंग्लैंड के प्रभाव को मानते हुए जो कैथोलिक पार्ट है यानी कि साउथर्न जो आयरलैंड है उसको भी यानी बदलने का प्रयास हमारे साथ मिलकर करें। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और इसके बाद क्या हुआ कि जो कैथोलिक्स थे उन्होंने ब्रिटिश प्रभाव के सप्रेशन के बावजूद, यानी वो उनको लगातार दबा रहे थे, कुचल रहे थे उनकी भावनाओं को, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि रिवोल्ट करने का प्रयास उनके विरुद्ध किया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई, यानी कि उन्होंने एक रिवोल्ट यहाँ पर किया था ताकि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत ना किया जाए, तो लेकिन वो जो रिवोल्ट था वो फेल हुआ। लेड बाई वॉल्फटॉन। वॉल्फटॉन नाम के एक स्कॉलर थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट कि वे अपनी कैथोलिक जो बिलीफ्स हैं उनको ही लगातार मानते रहें और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो उनको डिनाई करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एक रिवोल्ट किया, लेकिन वो रिवोल्ट जो है वो 1798 में किया गया था। हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, यानी कि वो एक आयरिशमैन थे, यानी यूनाइटेड आयरिशमैन मतलब कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट थे लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड का कुछ साउथर्न पार्ट और साउथर्न आयरलैंड जो था वहाँ पर कैथोलिक्स लोग रहा करते थे, तो उनकी भावनाओं को अपने साथ लेते हुए उन्होंने रिवोल्ट किया। लेकिन उनके द्वारा किया गया ये जो रिवोल्ट था ये पूरी तरह से फेल हुआ और इसके बाद आयरलैंड वॉज forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। और इसके बाद forcibly incorporated का मतलब कि जबरन शामिल किया गया, यानी आयरलैंड को जबरन शामिल किया गया और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ इन 1801, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथर्न आयरलैंड जो था उसको फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड। फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का हिंदी होता है, फोर्सिबली मीन्स जबरन और इनकॉर्पोरेटेड मीन्स शामिल किया गया। तो आयरलैंड जो था उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी जो इंग्लिश कल्चर था उसमें उसको शामिल किया गया और इस प्रकार से जो इंग्लैंड था वो उन्हें अपने साथ यानी यूनिफाइड करने की कोशिश लगातार कर रहा था। और 1801 में क्या हुआ कि उन्हें जो है वो शामिल होना पड़ा। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड, और इस प्रकार से एक नव निर्मित ब्रिटिश जो देश था वो बना थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और इस प्रकार से जो इंग्लिश कल्चर था वो बहुत ही डोमिनेंट हुआ और इसके बाद लगातार प्रोपेगेट किया गया।
द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, और इस प्रकार से जो न्यू ब्रिटेन था उसके कुछ सिंबल्स बने द ब्रिटिश फ्लैग, यानी कि जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश जो नव गठित देश था, जो नव एकीकृत देश था, उसके कुछ नेशनल सिंबल्स बने, जिसे जो ब्रिटिश फ्लैग है यानी कि ब्रिटेन का जो ध्वज है, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना गया। तो नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम जो वहाँ पर गाया जाता था वो भी वहाँ पर नेशन का एम्बलम बना या सिंबल बना। द इंग्लिश लैंग्वेज, और उनके द्वारा बोले जाने वाली जो इंग्लिश भाषा थी उसे भी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड थे उन्हें स्वीकार करना पड़ा। वर एक्टिवली प्रमोटेड, और सक्रियता से जो इंग्लैंड था उन्होंने इन सभी को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया। एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और उनके जो अन्य सहयोगी भाग थे यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, साउथर्न आयरलैंड जो थे, उन्हें बाद में क्या हुआ कि उस यूनियन में या उस जोग्राफिकल आइडेंटिटी में शामिल होना पड़ा, और आज वे सभी जो हैं वो उनके सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में स्टैब्लिश्ड हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन टॉपिक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग इसे पढ़ना।